साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल मधुशाला तथागत रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। आज मैं अपने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में डॉक्टर नागेंद्र जी को मैं चला रहा और उसमें उनका जो प्रसंग है मैंने शामिल किया है। इसके पहले हमने उनकी व्यक्तिगत जानकारी तथा उनके ऐतिहासिक ग्रंथ तथा उनके विचारक विश्लेषक आदि जो ग्रंथ रहे हैं उनके बारे में चर्चा किया, उनके स्टेटमेंट कथन आदि के बारे में हमने चर्चा कर दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं डॉक्टर नागेंद्र जी ने अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास रहा है उनमें उन्होंने जो संपूर्ण हिंदी साहित्य का जो वर्गीकरण किया है उस वर्गीकरण के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो डॉक्टर नागेंद्र जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। वहीं पर उन्होंने जो आधुनिक काल जब वो तक जब आते हैं डॉक्टर नागेंद्र जी, तो इन्होंने आधुनिक काल में डॉक्टर नागेंद्र जी ने जो आधुनिक काल है उस आधुनिक काल को इन्होंने भी 4 उपभागों में बांटा है। यानी कि इस तरह से अगर पूछता है तो कुल कालों उपकालों में कुल कितने भागों में बांटा है? कुल 8 कालों और उपकालों में डॉक्टर नागेंद्र जी ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास संपूर्ण इतिहास को कुल 8 कालों उपकालों में बांटा है। तो कौन कौन से कालों में बांटा है इसके बारे में आइए मैं लिख लिख करके एक एक करके बता दे रहा हूँ। तो आइए आप लोग लिखते जाइए, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से मैं बताता जाता हूँ। तो डॉक्टर नागेंद्र जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य इतिहास का जो वर्गीकरण किया है वह जान लीजिए कि ये 4 कालों, ठीक है, 4 कालों 4 कालों में बांटा है, ठीक है। लिख लीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास और वर्गीकरण वह 4 कालों में बांटा है तथा उन्होंने आधुनिक काल को डॉक्टर नागेंद्र ने आधुनिक काल को 4 उपकालों में बांटा है, 4 उप भागों में बांटा है। याद रखिएगा कि डॉक्टर नागेंद्र ने अपना जो संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास रहा उसमें कालों और उपकालों को बांटा है। तो इन्होंने कुल 4 कालों में बांटा है तथा आधुनिक काल को इसमें इन्होंने 4 उपकालों में बांटा है। इस प्रकार से डॉक्टर नागेंद्र जी का जो हिंदी साहित्य का वर्गीकरण है उसमें कालों और उपकालों को मिलाकर कुल 8 भागों में इनका हिंदी साहित्य इतिहास का वर्गीकरण मिलता है। सबसे पहला इन्होंने जो भाग किया है उसमें जो हिंदी साहित्य का जो प्राचीन काल रहा है उसे इन्होंने आदिकाल नाम दिया है, ठीक है। इन्होंने कहा है आदि काल। याद रखिएगा कि डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य के जो प्राचीन इतिहास रहा है, हिंदी साहित्य का जो प्राचीन इतिहास यानी कि शुरुआती काल रहा है उसको इन्होंने आदिकाल कहा है, ठीक है। इसका जो समय इन्होंने निर्धारित किया है 7वीं मध्य से 14वीं मध्य काल तक, ठीक है। तो 7वीं से 14वीं तक इन्होंने 7वीं मध्य से 14वीं मध्य तक इन्होंने आदिकाल को रखा। सबसे पहला इन्होंने जो काल का वर्गीकरण किया है उसमें अपने काल के वर्गीकरण में हिंदी साहित्य के आदिकाल को या प्राचीन काल को या शुरुआती दौर को इन्होंने 7वीं का मध्य यानी कि 750 ईस्वी के आसपास इन्होंने शुरू माना है और उसका जो प्राथमिक दौर खत्म होता है उन्होंने माना है कि 14वीं शताब्दी के मध्य यानी कि 1450 ईस्वी के आसपास तक चलता रहा है। ये काल को इन्होंने आदिकाल नाम दिया है। उसके बाद दूसरा इन्होंने जो वर्गीकरण किया है मध्यकाल को इन्होंने क्या कहा है, उसको इन्होंने भक्ति काल नाम दिया है। डॉक्टर नागेंद्र ने जो मध्यकाल को हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल रहा है उसको इन्होंने क्या कहा है, भक्ति काल नाम दिया है। इसको इन्होंने 14वीं मध्य से 17वीं मध्य तक माना है, ठीक है। तो जो माध्यमिक काल या मध्य काल रहा है डॉक्टर नागेंद्र का उन्होंने जो माना है वो
बीच का काल को यानी कि भक्ति काल को, तो डॉक्टर नागेंद्र ने इसे भक्ति काल नाम दिया है। पहला इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो प्राचीन काल रहा है उसे आदिकाल नाम दिया, 7वीं से 14वीं मध्य तक, तथा भक्ति काल को यानी कि जो मध्य काल रहा है, भक्ति आंदोलन जिसमें चला, कबीर दास आदि जो पैदा हुए, इन्होंने अपने विचारों को दिया, उस काल को इन्होंने भक्ति काल नाम दिया, जिसका समय इन्होंने 14वीं मध्य से 17वीं मध्य तक रखा है। वही तीसरे काल में जो श्रृंगार काल रहा है, जो अय्यासी का काल रहा है, उस काल को इन्होंने रीति काल कहा है। ठीक है, रीति काल, ठीक है, रीति काल कहा है। खासतौर से ये डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल से ही प्रभावित है, तो ज्यादा से ज्यादा उन्हीं की चीजें इनमें मिलती है डॉक्टर नागेंद्र में। तो डॉक्टर नागेंद्र ने अपने जो जो अय्यासी का काल या श्रृंगार का काल था, उस काल को इन्होंने रीति काल नाम दिया है। ठीक है, रीति काल का समय इन्होंने 17वीं से 17वीं मध्य से 19वीं मध्य तक माना है। ठीक है, तो डॉक्टर नागेंद्र रीति काल का जो समय है, जो रीति काल यानी कि जो श्रृंगार काल, जिसमें दरबारों में जनता की बारे में सोचना बंद कर दिया गया, केवल खुद की आनंद के बारे में सोचा गया, तो वही रीति काल या श्रृंगार काल या अय्यासी का काल कहा गया। तो उसी श्रृंगार काल को इन्होंने डॉक्टर नागेंद्र ने रीति काल नाम दिया है। ठीक है, 17वीं से 19वीं मध्य तक, 17वीं मध्य से 19वीं मध्य तक के समय को रीति काल नाम दिया है। किसने? डॉक्टर नागेंद्र ने। ठीक है, इसके बाद इन्होंने चौथा जो वितरण किया है वो है आधुनिक काल। ठीक है, आधुक हो गया, आधुनिक काल। ठीक है, तो चौथा काल यह है आधुनिक काल। इसका समय इन्होंने 19वीं शताब्दी से 19वीं सदी से, ठीक है, अब तक, इस आधुनिक काल को भी 4 भागों में बांटा है। इतना लिख लीजिए, उसके बाद आइए आगे मैं बताता हूं। तो इस प्रकार से डॉक्टर नागेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास का जो वर्गीकरण किया है उसको 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से? प्राचीन काल को, हिंदी साहित्य का जो प्राचीन काल रहा वह मध्यकाल, जिसको आधुनिक काल कहा गया, उन्होंने 7वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी, 7वीं से 14वीं शताब्दी मध्य तक इन्होंने माना इसका समय। उसके बाद मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल नाम दिया, 14वीं शताब्दी से के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक इसका समय माना। उसके बाद जो श्रृंगार काल रहा है उसको इन्होंने रीति काल नाम दिया, 7वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी तक इसका काल माना है। किसने? डॉक्टर नागेंद्र जी। अगला चौथा भाग जो उन्होंने डॉक्टर नागेंद्र जी ने हिंदी साहित्य इतिहास के वर्गीकरण में किया है वह आधुनिक काल। वह आधुनिक काल को उन्होंने 19वीं शताब्दी से अब तक का समय माना है। अब आगे आइए, आधुनिक काल को भी डॉक्टर नागेंद्र जी ने 4 उपभागों या उप कालों में बांटा है, उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। इतना नोट कर लीजिए, वीडियो रोककर मिटाने जा रहे हैं, मिटा करके अगला हम लिखेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, 7वीं से 14वीं शताब्दी, 14वीं से 17वीं शताब्दी, 17वीं से 19वीं, 19वीं से अब तक। ठीक? अब आइए आगे मैं मिटा कर बताने जा रहा हूँ आधुनिक काल को जो उन्होंने 4 भागों में बांटा है, यानी कि 4 उपभागों में बांटा है। कौन कौन से? आइए जानते हैं। आइए, आधुनिक काल के चौथा इनका है आधुनिक काल। आधुनिक काल, इसको इन्होंने 4 भागों में बांटा। तो कौन कौन सा भाग रहा है आइए जान लेते हैं। पहला का मान लीजिए, इन्होंने हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल रहा है उसमें भी इन्होंने 4 भागों में डाल दिया। तो आधुनिक काल का जो प्राचीन समय रहा है उन्होंने माना, कब से माना है कि जो भारतेंदु काल रहा है उसे इन्होंने पुनर्जागरण काल कहा है। पुनर्जागरण, ठीक है, आधुनिक काल का जो प्राचीनतम समय रहा है इसे पुनर्जागरण काल नाम दिया है ना। इसको इन्होंने भारतेंदु काल कहा है।
भारतेंदु काल। तो भारतेंदु काल को इन्होंने पुनर्जागरण, याद रखिएगा, पुनर्जागरण काल किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने आधुनिक काल के जो प्राचीन काल समय रहा है, प्रथम समय रहा है, उसको उन्होंने पुनर्जागरण काल नाम दिया है। और इसका जो समय उन्होंने निर्धारित किया है 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। इसका जो समय है 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तो आधुनिक काल को भी डॉक्टर नागेंद्र जी ने 4 उपभागों में बांटा है। कौन कौन से? तो उसका जो आधुनिक काल का जो प्राचीन काल समय रहा है, प्राचीन काल का समय रहा है, उनका जो प्राथमिक समय रहा उसमें उसको उन्होंने पुनर्जागरण काल नाम दिया है। जैसे भारतेंदु काल नाम दिया है, इसका समय उन्होंने 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक इसका समय रखा है। दूसरा उन्होंने जो वर्गीकरण किया है ख, उसको उन्होंने क्या कहा? दूसरे काल को जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल। यह पूछता है कि किसने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। ठीक है, द्विवेदी युग, द्विवेदी। इन्होंने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है। ठीक है, भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल कहा है, और द्विवेदी युग को इन्होंने जागरण सुधार काल नाम दिया। ठीक है, बार बार ये पूछा, कितनी बार पूछा है कि भारतेंदु काल को इन्होंने पुनर्जागरण काल कहा है, तथा द्विवेदी युग यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो समय रहा है उस काल को इन्होंने जागरण सुधार काल कहा है। याद रखिएगा, इसका समय 1900 से 1918 ईस्वी तक माना है। 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। ठीक है, यह पूछता है, बार बार पूछता है कि डॉक्टर नागेंद्र जी ने जागरण सुधार, देखिए पूछता है कि यह जागरण द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? तो याद रखिएगा, यह डॉक्टर नागेंद्र ने कहा जागरण सुधार काल। और पुनर्जागरण काल किसने कहा है भारतेंदु काल को? तो ये भी डॉक्टर नागेंद्र जी ने। यह पूछता है, घुमा फिरा के पूछेगा इसी को। तो पुनर्जागरण काल इन्होंने 1857 से 1900, और जागरण सुधार काल डॉक्टर द्विवेदी युग को डॉक्टर नागेंद्र ने माना है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक का समय माना है। दो भागी हो, दो उपभाग हो गया आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में जो प्राचीन समय रहा उसमें उन्होंने पुनर्जागरण काल कहा है भारतेंदु युग को 1857 से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद द्विवेदी युग को उन्होंने जागरण सुधार काल कहा है डॉक्टर नागेंद्र जी ने। इसका समय 1900 से 1918 ईस्वी तक माना है। अब इसके बाद तीसरा काल का जो वितरण इन्होंने किया है, क्या है? इन्होंने जो छायावादी युग रहा है उसको इन्होंने छायावाद काल कहा है। छायावाद काल, छायावादी युग को डॉक्टर नागेंद्र जी ने छायावाद काल नाम दिया है। इसका समय इन्होंने 1918 से 1918 ईस्वी से 1938 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक का इसका समय माना है। तो आधुनिक काल का समय डॉक्टर नागेंद्र जी ने क्या माना है? आधुनिक काल में जो तीसरा काल उन्होंने माना छायावाद काल। छायावादी युग को इन्होंने छायावाद काल नाम दिया है, जिसका समय इन्होंने डॉक्टर नागेंद्र ने 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक के समय को इन्होंने माना है। ये तीन उपभाग हो गए। अब आइए चौथे भाग में चलते हैं। चौथा भाग कौन है? छायावाद उत्तर काल। छायावादोत्तर काल। ठीक है, वादोत्तर काल। ठीक है, छायावादोत्तर काल। छायावाद काल के बाद के काल को उन्होंने 1938 के बाद काल को उन्होंने छायावाद उत्तर काल नाम दिया है। किसने? डॉक्टर नागेंद्र ने। ठीक है, छायावाद उत्तर काल को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है। ठीक है,
एक पहला इन्होंने जो नाम दिया है उसको भी नोट कर लीजिए, प्रगति प्रयोग काल। ठीक है, प्रगति प्रयोग काल। तो इन्होंने जो आधुनिक काल को चार उपभागों में बांटा, उसमें छायावाद उत्तर काल को इन्होंने प्रगति, जो चौथा काल उन्होंने बांटा छायावाद उत्तर, छायावाद काल के बाद की स्थिति को छायावाद उत्तर काल, उसको भी दो भागों में बांटा है। तो उसको उन्होंने जो पहला भाग उन्होंने किया है प्रगति प्रयोग काल नाम दिया, जिसका समय उन्होंने 1938 से 1953 ईस्वी तक माना है। इसका समय 1938 से 1953 ईस्वी तक। ठीक है, प्रगति प्रयोग काल को, यानी कि प्रगतिवाद काल, प्रगतिशील काल और प्रयोगवाद काल, जो डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जो प्रयोगवाद रहा है, तो उसी को मिलाकर उन्होंने प्रगतिवाद, प्रगतिशील और प्रगति प्रयोग काल का उन्होंने समय 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक रखा है। तो छायावाद उत्तर काल को भी इन्होंने दो भाग में किया है। उसका पहला भाग है प्रगति प्रयोग काल, दूसरा इन्होंने जो दूसरा भाग किया है इसको भी लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको उन्होंने नवलेखन काल नाम दिया है, नवलेखन काल, नवलेखन काल। तो छायावाद उत्तर काल को भी डॉक्टर नागेंद्र ने दो भागों में बांटा। तो एक पहला प्रगति प्रयोग काल, जिसका समय उन्होंने 1938 से 1953 ईस्वी तक रखा है, तथा दूसरा भाग उन्होंने जो किया है नवलेखन काल। तो नवलेखन काल को इन्होंने 1953 से अब तक का समय इसमें रखा है, 1953 से अब तक। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने जो चौथा वर्ग है इन्होंने किया है छायावाद उत्तर काल को, इन्होंने दो भागों में बांटा है। पहला प्रगति प्रयोग काल, इसका समय 1938 से 1953 तक। प्रगति प्रयोग मतलब नहीं, प्रगतिशील काल जो रहा है प्रगतिवाद काल रहा है। छायावाद के बाद प्रगतिवाद या प्रगतिशील काल। प्रगतिवाद और प्रगतिशील में अंतर है, शील क्या साहित्य से हो गया, वाद का मतलब राजनीति से हो गया। अगर कहीं पूछता है प्रगतिशील और प्रगतिवाद में क्या अंतर है तो क्या बताएंगे, याद रखिएगा प्रगतिशील का मतलब सीधे सीधे हो गया, अगर यह साहित्य में इसका यूज होता है, प्रयोग होता है, जो साहित्यकार यूज करते हैं प्रगतिशील यूज करते हैं। अगर वहीं कोई राजनीतिज्ञ या राजनीति में प्रयोग होता है तो उसे प्रगतिवाद करते हैं। यह प्रश्न एक बार झारखंड में पूछ चुका है पीजीटी में, प्रगतिशील और प्रगतिवाद में क्या अंतर है। तो यही अंतर दोनों में होता है, प्रगतिशील और प्रगतिवाद में। प्रगतिशील क्या है, साहित्य हो गया, प्रगतिवाद क्या है, यह राजनीति हो गया। तो छायावाद उत्तर काल को इन्होंने प्रगति प्रयोग काल रखा और उसमें दूसरे काल को इन्होंने नवलेखन काल नाम दिया। ठीक है, तो हिंदी साहित्य इतिहास का जो उन्होंने वर्गीकरण किया डॉक्टर नागेंद्र जी ने, उसको आप लोग विस्तार से लिख करके विस्तार से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें पढ़े बार बार पूछता है। तो आधुनिक काल को इन्होंने चार उपकालों में बांटा। भारतीय हिंदू काल को इन्होंने पुनर्जागरण काल नाम दिया, 1857 से 1900 ईस्वी तक समय रखा। उसके बाद द्विवेदी युग को इन्होंने जागरण सुधार काल नाम दिया, इसका 1900 से 1918 तक रखा। छायावाद काल को उन्होंने 1918 से 1938 तक समय रखा। इसके बाद छायावाद उत्तर काल को नाम दिया, इन्होंने वर्गीकरण किया, जिसको दो भागों में बांटा, प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 तक, तथा अगला इन्होंने उसी में दूसरा भाग किया है नवलेखन काल। ठीक है, तो नवलेखन काल का समय उन्होंने 1953 से अब तक का समय को माना है। तो दोस्तों हमने ये अभी डॉक्टर नागेंद्र जी के बारे में विस्तार से पढ़ाया आपको, उनके जो व्यक्तिगत जीवन या उनकी रचनाओं के बारे में जो विशेष रचनाएं थी, साहित्य इतिहास की जो रचनाएं थी, उसके बारे में हमने पार्ट 1 में डाला है। पार्ट 2 में ये वीडियो हमारी जा रही है, इसमें हमने डॉक्टर नागेंद्र जी के द्वारा जो हिंदी साहित्य इतिहास का वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में हमने चर्चा कर दिया है। उन्होंने बता भी दिया है कि उन्होंने कुल 8
कालों और उपकालों में अपने हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण किया है। तो पहला 4 उपकाल हो गए, 4 के बाद आधुनिक काल को भी उन्होंने 4 उपकालों में बाँटा है। ये हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास का वर्गीकरण डॉक्टर नागेंद्र जी के। अब आगे अब मिलते हैं आपसे, उनकी अगली वीडियो होगी, उनकी जो प्रमुख रचनाएँ तो उन्होंने बहुत किया है, लेकिन जितना पूछता है उसके अलावा और भी जानकारियों के लिए हमने विशेष रूप से तैयार कर दिया है। तो उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में आइए अगली वीडियो में हम मिलेंगे, उनके बारे में हम विस्तार से आपको बता देंगे उनकी कौन-कौन सी रचनाएँ रही डॉक्टर नागेंद्र जी की, ठीक है? तो मिलते हैं वीडियो नंबर 3 में, और आप सभी से निवेदन है कि मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।